हाय गाइस। आज हम लुक 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 बात करेंगे हाउ हैज फंड इंडस्ट्री इज स्लॉटर्ड इन इंडिया। इंडिया में जहाँ जहाँ भी जहाँ जॉब्स की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। इंडिया में करोड़ों युवा रोजगार के लिए घूम रहे हैं। वहाँ एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जो बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट दे सकती थी। वो थी हेज फंड इंडस्ट्री, जो आज यूके और यूएस में थ्राइव कर रही है। तो आज हम बात करेंगे क्यों इंडियन हेज फंड इंडस्ट्री स्लॉटर हुई और वेस्टर्न हेज फंड इंडस्ट्री प्रॉस्पर हुई। पहली बात तो ये कि हेज फंड क्या होते हैं, व्हाट आर द हेज फंड्स, इसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। हेज फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल रहता है, एक कंपनी रहती है या एक पार्टनरशिप रहती है जो आम रिच पीपल से यानी अमीर लोगों से पैसा लेती है और उसको डिफरेंट इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाती है। ये टोटली प्रॉफिट मेकिंग मशीन रहती है और ये एम्प्लॉय करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लाइक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, आर्बिट्राज, dealing in exotic asset classes like swaps, asset backed securities, and other contracts. तो अभी उसका डेटा आया है यूएस का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज्ड है। नॉन फॉर्म पेरोल्स मतलब जॉब्स बड़ी हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब मिल रहा है। लगभग 2,63,000 लोगों को जॉब मिला है, जो कि एस्टिमेट से बेटर है। एवरेज आवरली अर्निंग्स होती हैं, यानी जो पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स की अर्निंग्स होती हैं वो बढ़ रही हैं। कनाडा का भी अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड आया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है कनाडा में, मार्जिनली पर घटा है। तो आप ये मान के चलिए कि रेट हाइक 14 दिसंबर को फेड के द्वारा पक्का है। देयर विल बी अ रेट हाइक, इज सर्टेन। इट्स नॉट इट्स एन इवेंचुअलिटी, इट्स अ सर्टेनिटी। मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है अभी तक का कि फेड रेट हाइक करेगा, क्योंकि उसको ग्रोथ स्लो डाउन करनी है, तभी जाके उनका जो 2% टारगेट है इन्फ्लेशन का तभी आ पाएगा। तो आम आदमी को इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आम आदमी तो खुश है यूएस में, कनाडा में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा जॉब्स हैं। जॉब इसलिए हैं कि इतनी जॉब कट होने के बाद भी जॉब्स मिल रहे हैं लोगों को और ज़्यादा मिल रहे हैं। दैट्स इनक्रेडिबली गुड डेटा। तो नॉन एनएफपी कहलाता है, नॉन फॉर्म पेरोल्स, यूएस डाटा। तो जो इंडियन मार्केट है, अगर यूएस का फेडरल रिजर्व बढ़ाता है, रेट हाइक करता है,
जो कि होगा ही 50 बेसिस पॉइंट मोस्ट लाइकली। तो इंडिया को भी रेट हाइक करना पड़ता है और डेवलपिंग नेशंस को भी रेट हाइक करना होता है बाजार से पैसा उठाने के लिए, क्योंकि अगर यूएस बॉन्ड जो ट्रिपल ए रेटेड है, मोस्ट सेफेस्ट बॉन्ड, वो अगर 4.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो सारे इन्वेस्टर वहीं जाके इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स और जो लार्ज सम ऑफ बॉन्ड मार्केट है, इसको फिक्स्ड इनकम मार्केट बोलते हैं, जहां बिग प्लेयर्स पैसा लगाते हैं, तो वो सब वहां डाल देते हैं। तो उसको और लुक्रेटिव बनाने के लिए, ताकि सारा पैसा यूएस के पास ना जाए, यूएस बॉन्ड में ये सब कंसंट्रेट ना हो जाए, इसलिए इंडिया को भी रेट हाइक करना पड़ता है। और रेट हाइक करते हैं तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, जिससे बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो मोटा मोटी बात ये है कि फेड तो रुकने वाला है नहीं। फेड आपका फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो तो ब्याज रेट हाइक करेगा, ब्याज दरें बढ़ाया गई, अपने बॉन्ड की वैल्यू बढ़ाया गई। तो ऐसे सिनारियों में जो माइग्रेट होना चाहते हैं जो लोग यूएसए और कनाडा, खासतौर पे स्टूडेंट्स, यूएस जा सकते हैं। यूएस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, जॉब्स मिल जाएंगे यंगस्टर्स को, चाहे वो बैचलरेट्स हों चाहे वो मास्टर्स हों। आसानी से नहीं मिलेंगे, वहाँ भी कंपटीशन है, पर हाँ जो अबव एवरेज हैं उनको तो मिल ही जाती है जॉब, हर जगह मिल जाती है बेसिक जॉब, आपको आपके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, और थोड़ा बहुत आपको, अब अगर यूएस के सिटीज़न हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई रहेगा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहेंगे आप। तो आपके पास में 1-2 साल में एक कार आ जाएगी, पहले 2-3 महीने जॉब में आपके पास में आ जाएगा एक आईफोन, एक लैपटॉप आ जाएगा एप्पल का। रेंट में आप रहेंगे, पहले तो रेंट बहुत महंगा है यूएस में। कनाडा में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है यूएस, तो कई कैनेडियंस भी क्रॉस बॉर्डर करके जॉब करने यूएस जाते हैं, जो पास में रहते हैं बॉर्डर, कनाडा और यूएस की बॉर्डर। जैसे अपने यहाँ नेपाल और इंडिया की बॉर्डर मिलती है पूरा से, बिना वीज़ा के जाते हैं, वैसे ही यूएस और कनाडा की बॉर्डर है। तो जो पास में रहते हैं बॉर्डर के, वो बॉर्डर करके यूएस पार करके यूएस सुबह गए, कार उठाई, बॉर्डर क्रॉस करके जॉब पे गए, जॉब की, वापस आए, थिंग्स आर डन। तो अब अभी पिछला डाटा भी, जो अभी जीडीपी का जो आंकड़ा आया है इंडिया का 6.3%,
वो इन लाइन है जितना जितना आरबीआई ने सेट किया था 6.5 से 6.3 तक, तो अपर रेंज में ही आया है। कई कई ब्रोकरेज हाउसेस डिसअपॉइंट भी हुए हैं, वो 6.5, 6.7, 6.8 भी कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये तो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, सब अपना अपना स्पेकुलेशन करते हैं। आखिर में तो आरबीआई का ही डेटा ही सही निकला। तो बेटर है कि आप अपन या तो आप कोई जॉब पकड़ लें और उसी में कम से कम 2 साल घिसते रहें, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है और आगे भी होगा जैसे जैसे फेड हाइक करेगा रेट्स, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी कहीं से स्लो डाउन नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये है। और फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है वो चाहता है कि अमेरिकन इकोनॉमी ओवरहीट ना हो, ताकि लोगों के पास जॉब्स ना रहें। जॉब्स नहीं रहेंगे तो इन्फ्लेशन भी नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन कम रहेगा तो फेड अपना बेहतरीन काम अपना कर देगा। पर कहीं से भी इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख नहीं रहा है, ये इस डाटा के हिसाब से तो नहीं दिख रहा है, ना यूएस में और ना ही कनाडा में। तो बेटर है कि आप एक जॉब पकड़ लें, अगर ना निकाले जाएं अगर साल 1.5 साल तो अच्छी बात है। स्विचिंग करने की ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि हो सकता है स्विच करने के बाद में आपको 1 महीने बाद ही फायर कर दे आपका एम्प्लॉयर। आईटी में सेचुरेशन आ चुका है इंडिया में। आईटी का हर ही जॉब पूरा इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो पूरा ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो है। लो इन द सेंस कि इंडिया में कोई भी सरकारी डाटा आता नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिससे ट्रैक करके रियल कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने परसेंट जीडीपी के अनएम्प्लॉयड हैं लोग, उसका कोई डाटा आता नहीं। जो भी डाटा रेफरेंस कोट किया जाता है वो CMIE एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वही सैम्पलिंग करके जो निकालती है अपना डाटा, उसी पे चलता है। इंडिया के इन्वेस्टर्स भी वही देखते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर भी वो CMIE के डाटा को ही सैक्रोसेंट मान के चलते हैं। तो इंडिया में स्लो डाउन आने वाला है, बात कड़वी है पर सच है, क्योंकि इंडिया में भी रेट हाइक्स होंगे अब और यूएस से ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर यूएस का रेट 5% पहुंच गया या उससे ज़्यादा, तो इंडिया का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कम से कम 2% से 3% ज़्यादा होना चाहिए। जो स्प्रेड है वो 2 to 3% होता है। यानी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और लुभाने के लिए इन्वेस्टर्स को इंडियन बॉन्ड मार्केट में और अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए बाहर से अपन जो भारतीय गवर्नमेंट कर्जा लेती है बॉन्ड के रूप में, उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं।
ये कर्जा कौन लेते हैं? सेंट्रल बैंक्स, एफआईआईज, इंडियन बैंक्स। अगर इंडियन बैंक्स को 7% पे अगर बॉन्ड मिलेगा तो वो कम से कम 3 से 4% पे तो मान के चलो लैंडिंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा डिफॉल्ट का। 11, 12, 13, 14% के भी इन रेट्स दिखेंगे आपको जब आप लोन लेने जाएंगे अपने कार के लिए, अपने मकान के लिए, और जिस चीज़ के लिए भी लोन मिलता है। कॉर्पोरेट लोन भी रिस्ट्रक्चर होके बढ़ जाएंगे। कॉर्पोरेट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब बिजनेसेस जो पहले सस्ते में लेते थे तो उनके लिए एक रूट रहता है ईसीबी का, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। उसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है कुछ बिजनेसेस को जो लार्ज रहते हैं कि कुछ हिस्सा इंडियन बैंक को छोड़ के आप फॉरेन मार्केट से, यूएस से उठा सकते हैं। यूएस, यूके, जहाँ से जो भी जहाँ से आपके बॉन्ड बिक जाएं वहाँ से आप कर्जा उठा सकते हैं। बॉन्ड का मतलब ही होता है कर्जा, डेट। इंग्लिश में उसको डेट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा इंडिया में डेफिनेटली, और चल ही रहा है। हम देख रहे हैं कि आज से 6 महीने पहले फेड, आरबीआई का जो ग्रोथ रेट था वो 8.8% से गिर के, जो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि 7 to 8% ग्रोथ रेट रहेगा, उससे नीचे गिर के 6.3 तक पहुंच गए हैं। हम मीट अप नहीं कर पा रहे हैं टारगेट को। तो आज का वीडियो वैसे ये था कि हाउ हेज फंड इंडस्ट्री किल हुई, पर वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। पहले आपको आज की करंट पिक्चर बता दें कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंडिया में, लेऑफ्स होंगे, और सबसे ज़्यादा फ्रेशर्स पे ही मार पड़ती है। एक्सपीरियंस वालों को तो थोड़ा कम सैलरी में भी वो चला लेंगे, उनको मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। फ्रेशर्स को कोई हायर नहीं करना चाहेगा जब तक कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो, क्योंकि जो जो पढ़ाया जाता है वो रियल वर्ल्ड में काम में नहीं आता है। और फ्रेशर किसी भी इंडस्ट्री में रहेगा, उसकी सैलरी पिछले 10 साल से इंडिया में सैलरी इंक्रीजेस हुई नहीं, बेस सैलरी फ्रेशर्स के, बल्कि कम हो रहे हैं। आज से 14 साल पहले आईटी कंपनियां 3.5 3.0 का पैकेज देती थी पर एनम, 3 लाख to 4 लाख का पैकेज देती थी पर एनम। जो इन हैंड सीटीसी पड़ती थी वो 25,000 26,000 बढ़ती है। तो वो आज भी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे इंश्योरेंस में हो, चाहे आपका आईटी सेक्टर में हो, हर जगह डिवैल्यूएशन हो रहा है। आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है हर साल, पर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही। तो जो आज से 14 साल पहले जो चीज़ एंजॉय कर रहे थे वो आज के लोग नहीं एंजॉय कर पाएंगे सैलरी, क्योंकि इन्फ्लेशन कम था, रेंट कम थे, और फूड और ग्रोसरी आइटम्स के प्राइसेस भी कम थे। अब चेंज हो रहा है सब। तो मैं मतलब जो डाटा कह रहा है यही है। और
अगर आपको 5.5 लाख से कम की सैलरी पे आप कोई फ्रेशर जा रहा है, इसका मतलब यही है कि उसका पैसा किसी बिग बिजनेसमैन ने या गवर्नमेंट ने अंदर कर लिया है, क्योंकि या किसी करप्ट ब्यूरोक्रेट ने, या सबकी साठगांठ रहती है। There is a close nexus between the government and corporate and bureaucracy, that toxic and evil that killing us slowly. तो वही होता है। और अमेरिका का मार्केट भी शायद आज गिरना चाहिए। जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, अभी कितना बजा है, 7 बज के, शाम के 7:23 हुआ है। 8 बजे मार्केट खुलेगा। आज हो सकता है ज़्यादा गिरे, क्योंकि इन्वेस्टर का कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहले से भी ज़्यादा जॉब्स मिली हैं लोगों को। लोग लोअर का एक्सपेक्ट किए थे, ये तो हायर पहुंच गए एकदम आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द एनालिस्ट। तो वो एनालिस्ट भी कई क्वालिटी के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे बेवकूफ़ होते हैं। तो आपको हमेशा अच्छी रिसर्च, अच्छे एनालिस्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। यूएस में स्टॉक मार्केट बढ़े ना बढ़े, पर आम आदमी को जॉब मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो तो खुश है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा, हैज फंड इंडस्ट्री को कैसे किल किया हमारे गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, और कैसे कितने खराब हैं बिजनेस लॉज इंडिया के, वो डीपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।